हेलो बच्चों, अब आपको अगली टॉपिक पढ़नी है, अगला चैप्टर पढ़ना है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। उसमें हम देखते हैं एटम क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है। एटम को सबसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारी डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कनाद। ये जो कनाद साइंटिस्ट थे, इनका कहना था कि एटम बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, उनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ऐसा बताया कनाद ने। और जिसको उन्होंने हिंदी में नाम कहा परमाणु। परमाणु नाम दिया। ऐसे ही जो परमाणु होते हैं उनको और पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया, ये कनाद का कहना था। हालांकि बाद में और डिस्कवरी होती गई और जो एटम थे उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता था। लेकिन इसके पहले जो कनाद आए थे तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। उनका ये कहना था कि हम परमाणु को और छोटा नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं क्लोरीन, ये भी अकेले में है तो आपका एक एटम है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आयोडीन है, जिंक है, कोबाल्ट है, आयरन है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं वो सब आपके एटम के फॉर्म में हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं टू और मोर कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर हम एटम और एटम को आपस में मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया तो H2 का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से क्लोरीन और क्लोरीन के एटम को मिलाया तो Cl2 का फॉर्मेशन हो गया। यानी ये अकेला है, एटम है, और दो एटम को आपस में मिला दिया तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से सिर्फ ज़रूरी नहीं है एटम दो एटम से मिलकर के ही मॉलिक्यूल बने। P4 भी हमारा एक मॉलिक्यूल होता है। सल्फर 8 के फॉर्म में एक मॉलिक्यूल्स होता है। ये तो रही बात एक इंट्रोडक्शन के तौर पे, बाद में भी इसका डिटेल्स बताएंगे। फिलहाल आपको अगली हेडिंग पढ़नी है। ये हेडिंग है आपकी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी किसी केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन से नियम आते हैं। तो वैसे जो केमिकल कॉम्बिनेशन के टोटल 5 नियम होते हैं, टोटल 5 लॉ आपके होते हैं, लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही लॉ हैं जिसकी आपको स्टडी करनी है। पहला है आपको स्टडी करनी है 2 नियम की। पहला आपको पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित करना। किसको सुरक्षित करना है? मास को। यानी केमिकल रिएक्शन में कोई भी हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उसमें मास को हमें कंजर्व करना है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि रिएक्टेंट की ओर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका मास प्रोडक्ट की ओर जितने एलिमेंट होंगे उनके मास के बराबर होना चाहिए। यानी मास ऑफ LHS इज इक्वल टू द मास ऑफ RHS होना चाहिए। इस तरीके से दूसरा नियम हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कांस्टेंट ओवर डेफिनेट प्रोपोर्शन। पोर्शन की बात अगर हम करते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ओर पोर्शन, या हम कह सकते हैं जितने एलिमेंट रिएक्टेंट की ओर होंगे उतने ही रेशियो में एलिमेंट्स प्रोडक्ट की ओर भी होने चाहिए। चलिए पहला लॉ पढ़ते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें इस नियम में हमें मास को कंजर्व करना है। जो साइंटिस्ट का कहना था, उनके नियम थे, उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग हमें किसी भी रिएक्शन में LHS इक्वल RHS करना है मास के बेस पे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही हम मास को एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं और ना ही हम उसको प्रोडक्ट में कम कर सकते हैं। यानी सिंपली हम इसके कह सकते हैं कि नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। मास के केस में आपने एक और सेंटेंस पढ़ा होगा, जैसा कि मैटर की डेफिनेशन आप कह सकते हो, मैटर इज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एग्जैक्टली यहाँ पे भी मास के केस में यही है कि हम मास को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं, सिर्फ ज़्यादा कम भी वो नहीं हो रहा है, सिर्फ हम उसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं, उसके रूप को हम बदल रहे हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, मान लिया CaCO3 हमने ले लिया है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों केस में ये CO2 गैस बन करके उड़ जाएगी।
यानी CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ, साथ ही साथ यहाँ पे जब CO2 निकल गया तो एक ऑक्सीजन और एक कैल्शियम का मॉलिक्यूल मिलकर के CaO कंपाउंड बना लिया। अगर हम इसमें मास की बात करें तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लिया कैल्शियम टोटल होता है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, ऑक्सीजन है आपका टोटल 3 और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 16। इस तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 40 और 12, टोटल इसका आ जाएगा 100। अगर हम मास की बात करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 100 ग्राम मास। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैल्शियम का टोटल होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ निकालते हैं, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, और हम अगर इसको ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा कुछ, दोनों को अगर हम ऐड करें 3 3 4 6 4 10 के 0 5 4 9 और 1 कैरी 10, ये देख सकते हैं। ये है आपका मास ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि आपको पता है एरो के पहले हम कुछ भी लेते हैं तो वो हमारा होता है रिएक्टेंट, और अगर हम एरो के बाद जो भी कुछ बनता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड, वो हमारा हो जाता है प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट में हमारा 100 ग्राम और रिएक्टेंट में भी 100 ग्राम, यानी मास हमारा इसमें रिएक्टेंट की ओर और प्रोडक्ट की ओर दोनों तरफ सेम है। ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि हमने मास को कंजर्व किया है, ना ही किसी इस रिएक्शन में मास कम हुआ है ना ही ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब है ये रूल सही है कि हम मास को कंजर्व कर सकते हैं। अगर कोई हम और एक सिंपल एग्जांपल ले लें, मान लिया हमने रिएक्शन करा दिया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, हमने रिएक्शन करा दिया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, तो आप देख सकते हैं दोनों को मिलाने पर बनता है H2O मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, इसलिए यहाँ हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 4। अगर हम इसमें कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल है 4, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन होता है मास 16, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमें मिलेगा 4 और ये हो जाएगा 32, यानी हम कह सकते हैं हमें मिल सकता है 34। अगर हम इसका देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल का, तो हाइड्रोजन 32 ये आपका हो जाएगा 36। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, ऑक्सीजन होता है 16, यानी और टोटल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं 2, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 18 6, ये हो जाएगा आपका टोटल LHS इक्वल RHS। ये हो गया LHS इक्वल RHS, मास है इसलिए हम इसको ग्राम में लिख सकते हैं। सिंपली ये तो हमने आपको 2 रिएक्शन का बता दिया, आप किसी भी बड़े रिएक्शन का भी आप कैलकुलेट करके आप LHS और RHS को इक्वल पा सकते हैं। यानी हर एक लॉ, हर एक रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। चलिए अब चलते हैं सेकेंड, नेक्स्ट लॉ आपको पढ़ना है सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ हम पोर्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बता दें कि इस नियम को, दूसरे नियम को दिया था साइंटिस्ट प्राउस्ट ने दिया था। नाम से यहाँ भी पता चल रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी पोर्शन रेशियो। अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो LHS और RHS में एलिमेंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। ले लेते हैं कोई अगर हम रिएक्शन, सिंपल, अगर हम जो पीछे लिए थे हम मास में फॉलो कर रहे थे वही चीज़ें हम यहाँ फॉलो करते हैं। H2 का रिएक्शन अगर हम O2 से कराते हैं तो सिंपल हमको मिलता है H2O, और रिएक्शन को बैलेंस करने पर हमें यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। अगर हम LHS में देखते हैं, LHS में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें, और RHS में भी अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, यानी हम कह सकते हैं इनका रेशियो अगर हम इसको काटते हैं तो हमें 2:1 का रेशियो मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें प्रोडक्ट की ओर हाइड्रोजन है टोटल 4 और ऑक्सीजन है 2, तो हमें इसमें भी हम देख सकते हैं रेशियो हमें मिलेगा 2:1, यानी हमारा ये लॉ इस बात को प्रूव कर रहा है कि हमारे इस नियम में रेशियो दोनों तरफ इक्वल है। इसी तरीके से अगर हम, ये तो छोटे एग्जाम्पल की बात थी, हम किसी बड़े एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मान लिया कोई रिएक्शन है
ग्लूकोज C6H12O6। अगर हम उसको O2 के प्रेजेंस में हीट करते हैं, यानी ये हम रिस्पायरेशन का रिएक्शन बता रहे हैं जो कि थोड़ा बड़ा होता है। अगर हम इसको हीट करते हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन हम लेते हैं और निकालते हैं हम CO2 और वाटर के मॉलिक्यूल्स। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ है कार्बन 6, इसलिए यहाँ पे कर दिया 6, यहाँ हाइड्रोजन है 12, इसलिए यहाँ पे कर दिया 6, 6 2 जा हो गया 12। अगर हम यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 और 6 18, ये हो गया 6 और यहाँ पे 6 हम कर देते हैं तो ये हो गया 6 2 जा 12, 12 और 6 18। अगर हम कैलकुलेशन की यहाँ बात करें रेशियो की, और LHS और RHS में हमें देखना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, और प्रोडक्ट की ओर देखना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन है टोटल 6, हाइड्रोजन है टोटल 12 और ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल है 18। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट की ओर देखें तो टोटल कार्बन है यहाँ पर 6, हाइड्रोजन टोटल है यहाँ पर 12 और ऑक्सीजन 6 2 12 और 12 और 6 18, यानी हम देख सकते हैं यहाँ है 18। अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं सिंपल रेशियो, तो हम इसको तीनों को एक से काट सकते हैं, एक ही टेबल से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। यहाँ हमें 1:2:3 का रेशियो मिल रहा है। ऐसे ही हम इसको भी काट करके 1:2:3 का रेशियो बना सकते हैं। आप देख सकते हैं LHS इक्वल RHS, यानी हम कह सकते हैं जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर कंपेयर करने पर वो चेंज नहीं होते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है एक फिक्स स्टेट में होना। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने लिया कुछ और था, बना कुछ और है, लेकिन रेशियो लेने पर फिर भी हमें वो सेम मिला। इसका मतलब है ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इस बात को प्रूफ करता है, और ये लॉ सही है।